सोनम, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनम में। तो देखिए, आज हम हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भाषा, बोली और लिपि के, जिसके 20 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क के लिए देंगे, जो आपको कमेंट में आंसर करके बताना है। तो ट्रिक के माध्यम से 20 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपने यदि पूर्वी हिंदी उपभाषा को पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे क्या खड़ी बोली है, अवधी है, भोजपुरी या मैथिली है। तो 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपकी। और इसकी ट्रिक क्या होगी, अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, ABC, ए से क्या हो गया अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी हिंदी को आप कैसे याद करेंगे, ABC, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ऐसे ही 19 क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे हम। देखिए आया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है आपको ये बताना है। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर बताइए। क्या मगधी से, क्या अर्धमागधी से, क्या सौरसैनी से या पैसाची से? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं आपको। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये जितनी भी उपभाषा हैं, इनका विकास सौरसैनी से हुआ है। ये सारी उपभाषाएं हमारी सौरसैनी से ही जन्मी हैं। अब हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। पश्चिम के लोग क्या होते हैं, सूरवीर होते हैं। और सूरवीर पश्चिम के लोग होते हैं, तो सूरवीर मतलब सौरसैनी। तो पश्चिम मतलब सौरसैनी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं आपको ये बताना है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, बिहारी। अब हम इसकी क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। ये तीनों बोलियां क्या है, बिहारी हिंदी वर्ग की हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किसके अंतर्गत हैं, बिहारी हिंदी के वर्ग के अंतर्गत आती हैं। और जो मागधी अपभ्रंश से बनी हुई हैं। किससे बनी है, मागधी अपभ्रंश से। अब ट्रिक क्या होगा कि बिहार के भोज में मामा आए, यानी भोज मतलब भोजपुरी, माँ से मगही और माँ से मैथिली। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि बिहार के भोज में मामा आए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, तो हमने आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। और ट्रिक बताई थी ABC। तो इसमें देखो, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो ऑप्शन है, लेकिन सी ऑप्शन जो है पश्चिमी हिंदी का है। तो अब हम इसको समझाएंगे आपको। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, पूर्वी की नहीं है। और पूर्वी हिंदी में सिर्फ ABC आता है, के नहीं आता है। के आता है क्या, नहीं आता। तो ये कैसी बोली हो जाएगी आपकी, पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आती, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली का संबंध हिंदी की किस उपभाषा से है? तो बताइए, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली का जो संबंध है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप बताइए किससे है। तो किससे है, आपका पश्चिमी हिंदी से है। किससे है, पश्चिमी हिंदी से। अब आपको समझाते हैं कि ये सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं।
और ट्रिक क्या होगी इसकी, ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करेंगे कि हरि की ब्रज की बुंदेली कन्या, यानी हरि है मतलब हरियाणवी, ब्रज मतलब बुंदेली, ब्रज बुंदेली, कन्या मतलब कन्नौजी। तो हरि के ब्रज की बुंदेली कन्या ये सब पश्चिम में ही मिलती हैं। तो ये सब जितनी उपभाषाएं हमारी हैं, तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अब क्वेश्चन, अब हमारा इसका इस टॉपिक शुरू होगा विश्व हिंदी सम्मेलन से। किससे? विश्व हिंदी सम्मेलन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? तो भारत के किस शहर में हुआ था आपको बताना है, किस शहर में हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। अब इसका हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। और ट्रिक क्या होगा, हिंदी का पहला डंका नागों की भूमि नागपुर में बजा था। तो हिंदी का पहला डंका कहाँ बजा था? नागों की भूमि नागपुर में बजा था। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ था? किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपको बताना है किस में हुआ था। मॉरिशस, पोर्ट लुइस में हुआ था। देखिए दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। अब इसको कैसे समझेंगे कि दूसरा सम्मेलन 1976 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ था। भारत के बाहर सबसे प्यारा हिंदी का मित्र कौन है? मॉरिशस। हिंदी का मित्र कौन है? मॉरिशस। वो दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है? मॉरिशस। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस। हो गई ट्रिक के माध्यम से याद। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वर्ष 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ हुआ था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका फिजी में। कहाँ हुआ था? फिजी में। अब इसको देखिए समझते हैं पहले कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी देश में हुआ था। और इसकी ट्रिक क्या होगी कि 2023 हिंदी के लिए सब राजी हो गए थे, कि 2023 में हिंदी के सम्मेलन के लिए सब राजी हो गए, इसलिए क्या हो गए? राजी हो गए, तो फिजी हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे भारत के राज्यों की भाषाएं और बोलियां से। भोजपुरी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है आपकी भोजपुरी? आप बताइए कहाँ बोली जाती? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में बोली जाती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? भोजपुरी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बोली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य की आधिकारिक भाषा राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस उत्तर पूर्वी राज्य की आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी है? आपको बताना है। तो नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अब ट्रिक क्या होगी कि नाग अपनी ओर जीभ से अंग्रेजी फुफकारता है। तो नाग कैसा है? अपनी जीभ से अंग्रेजी फुफकारता है। तो नाग से मतलब नागालैंड और फुफकारता मतलब अंग्रेजी। तो नागालैंड में अंग्रेजी। अब क्वेश्चन नंबर 11, मथुरा, अलीगढ़ और के क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, ये बताइए। कौन सी? ब्रजभाषा। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। तो मथुरा, आगरा और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ मुख्य रूप से ब्रजभाषा बोली जाती है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करेंगे? कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है ब्रजभूमि। तो ब्रजभूमि मतलब ब्रजभाषा। और मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के क्षेत्रों में कृष्ण भगवान रहते हैं, वहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। तो वहाँ के जितने आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ भी ब्रजभाषा बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी बोलियों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुर से आपको याद हो जाएगा। मालवी, ये सब हमारे कहाँ बोली जाती हैं? राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में बोली जाती हैं।
अब इसको हम समझेंगे कि ये सभी बोलियां राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ही आती हैं और राजा महाराजाओं का स्थान है राजस्थान, मारवाड़ी और जयपुरी। तो राजा महाराजाओं का स्थान कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में कैसे लोग रहते हैं? मारवाड़ी और जयपुरी उपभाषा है उनकी। तो ये राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते, मलिक मोहम्मद जायसी सुप्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना किस क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने लिखी थी? तो किस क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने लिखी थी? अवधी क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने लिखी थी। किस में लिखी थी? अवधी में आपकी लिखी थी। तो चलिए इसको समझते हैं कि सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत अवधी बोली में लिखा था और पद्मावत अवध की रानी की तरह पूजी जाती थी। तो पद्मावत क्या थी? अवध की रानी की तरह पूजी जाती। तो आप याद रखना, पद्मावत अवध की रानी, यानी पद्मावत को किस भाषा में लिखा गया है? अवध भाषा में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी होता है। यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? 5 सेकंड का टाइम है, आप आंसर दीजिएगा। खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम कौरवी है और ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बताइए। ये मुख्य रूप से दिल्ली मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, खड़ी बोली कौरवी मुख्य रूप से दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के पास कौरव रहते थे, तो मेरठ के पास क्या हो जाएगी? कौरवी। तो आपको कैसे याद करना है? कुरुक्षेत्र के पास कौरव रहते थे, मेरठ के पास कौरवी रहती थी। तो मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और मेरठ के आसपास के क्षेत्र में कौरवी रहते। तो कौरवी मतलब खड़ी बोली है आपकी, और खड़ी बोली का दूसरा नाम ही कौरवी है। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत के केरल राज्य में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा केरल में बोली जाती? मलयालम। कौन सी? मलयालम। अब इसको हम समझेंगे। तो केरल राज्य की मुख्य भाषा मलयालम है। और ट्रिक कैसे होते? केरल के लोग करेले को मलमल कर धोते हैं। देखिए ट्रिक कितनी बढ़िया है, आपके लिए हम लेकर आए हैं। करेले को मलमल कर धोते हैं, तो मलमल मतलब मलयालम। समझ में आया? आ गया होगा। अब हमारे क्वेश्चन कौन से शुरू होंगे? भाषा, लिपि और संविधान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से शुरू होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि को घोषित किया गया है? तो कौन सा है आपका? कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? बताइए। अनुच्छेद 343। अब देखिए इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे हम। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। और ट्रिक क्या होगी? भाषा, बोली, लिपि, 3 चीज़ें होंगी। भाषा, बोली और लिपि 3 चीज़ें हमारी। आगे 3, पीछे 3, बीच में दोनों का जोड़ 4, यानी 343 में क्या होगा? आगे 3, पीछे 3, बीच में दोनों का जोड़ 4। तो 343 किसकी है? हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि को घोषित किया गया है। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा मुख्य रूप से कितने भेद बताए गए हैं? मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं? तो कितने रूप होते हैं? बताइए आप, कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं आपके। कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक की भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि भाषा के लिखित रूप के लिए किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं? तो भाषा के लिखित रूप के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं? आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप आंसर दीजिएगा। हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो ध्वनियों को लिखने के ढंग और बनावट को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है?
तो कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, बताइए। देखिए पंजाबी हमारी क्या है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, क्योंकि पंजाबी हमारी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसको कैसे याद करेंगे, पंजाबी भाषा की अपनी अलग लिपि है और जिसे हम क्या कहते हैं, गुरमुखी लिपि कहते हैं। और पंजाबी लोग क्या होते हैं, गुरुओं को बहुत मानते हैं, तो पंजाबी गुरु को बहुत मानते हैं, तो पंजाबी से आप याद करेंगे गुरु, गुरु मतलब गुरुमुखी, तो पंजाबी भाषा को आप कैसे याद करेंगे, गुरुमुखी लिपि के याद करेंगे। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, देवनागरी लिपि का जन्म किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो किस प्राचीन लिपि से हुआ माना जाता है आपका, बताइए। देवनागरी लिपि का जन्म भारत की ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किस लिपि से, ब्राह्मी से। अब इसको देखो कितने अच्छे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी से ही देवनागरी का जन्म हुआ है। और सब देवों को बनाने वाले कौन थे, ब्रह्मा जी थे। तो देवनागरी की जननी क्या हो जाएगी, ब्राह्मी। नहीं, सबको बनाने वाला कौन था, ब्रह्मा जी थे। और देवनागरी को भी किसने बनाया, ब्रह्मा जी ने। तो आप देवनागरी लिपि का जन्म आप याद रखना ब्राह्मी से हुआ है, यानी ब्रह्मा से हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क होगा, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।